हेलो भाई लोग, फैक्ट भाई इज बैक एंड दुबई का नाम सुनकर ये फिल्म तो सबके दिमाग में चलती है, पर इंडिया की तरह ही वहाँ हर कोई अडानी अंबानी तो है नहीं, है ना? तो आपको क्या लगता है दुबई के मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी इंडियन मिडिल क्लास से कितनी अलग होगी? वेल, शायद जमीन आसमान जितनी, क्योंकि जहाँ दिल्ली जैसे इंडियन सिटी में अपनी लाइफ को आराम से बिताने के लिए आपको 1,20,000 जितने रुपए लगते हैं, वहीं दुबई में सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए आपको 3,64,178 का खर्चा करना पड़ेगा। पर जहाँ एक तरफ दुबई में लोगों से रेंट लूटा जाता है, वहीं वहाँ ऐसे भी मिडिल क्लास लोग हैं जिन्हें गवर्नमेंट सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, घर भी मुफ्त में बांटती है। वेल, ये कौन से मिडिल क्लास लोग हैं और इन्हें ये बेनिफिट्स क्यों मिलता है, जबकि इंडिया में तो मिडिल क्लास क्या पॉवर्टी रेखा के नीचे रहने वालों को भी ये बेनिफिट मुश्किल से ही मिलता है? वेल, इसका जवाब जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो टाइटल मिडिल क्लास इंडियन वर्सेज मिडिल क्लास दुबई। अब इससे पहले कि हम इंडियन मिडिल क्लास एंड दुबई के मिडिल क्लास की आमदनी अठन्नी के बारे में और उसके फर्क के बारे में बातें छेड़ें, क्यों ना उससे पहले मैं आपको एक झलक इंडिया और दुबई के बीच के फर्क की दिखाऊंगा। जैसे पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन आज की डेट में मोर देन 138 करोड़ है, जबकि दुबई की पॉपुलेशन सिर्फ 3.49 मिलियन यानी कि 34,90,000 की है। और इस लाखों की भीड़ वाले देश में सिर्फ और सिर्फ 15% लोग ही ऐसे हैं जो दुबई के असली रहवासी हैं। वहाँ की बाकी 85% पॉपुलेशन दूसरे देशों से आकर वहाँ बसी है, जिसमें 51% इंडियंस हैं, 17% पाकिस्तानी, 9% लोग इसमें बांग्लादेश से हैं और 3% फिलीपींस से। इसके साथ ही सोमालीज और ब्रिटिश पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा भी यहाँ पर बसता है। अब हालांकि वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने से लोगों को ऐसा लगता है कि लोग यहाँ बस घूमने फिरने और मजे उड़ाने जाते हैं, पर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के साथ ही दुबई एक ट्रेडिंग हब भी है। यही वजह है कि ओवरऑल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई की पॉपुलेशन को एज वाइज देखा जाए तो वहाँ सबसे ज्यादा लोग आपको 25 से 54 इयर्स की वर्किंग एज ग्रुप में ही फॉल करते हुए मिलेंगे, और जहां काम होगा वहाँ पैसा होगा ही होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट इंडियंस एंड दुबई में रहने वाले मिडिल क्लास लोगों के इनकम की। अब वहाँ रहने वाले मिडिल क्लास इंसान की एनुअल इनकम की बात करें तो वो 40 लाख से मोर देन 80 लाख तक होती है, जबकि इंडिया में मिडिल क्लास इंसान की एनुअल इनकम को जोड़ा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 लाख से लेकर 10 लाख तक ही पहुँचती है। इसकी वजह वही जिसकी वजह से हम आज वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर हैं, आई मीन पॉपुलेशन। एंड ऑफ कोर्स ज्यादा पॉपुलेशन इक्वल टू ज्यादा कंपटीशन, जिसके चलते हमारे यहाँ लोगों की कमाई कम है। वो भी इतनी ज्यादा कम है कि इंडियन पब्लिक को मंथली बेसिस पर 10,000 से 15,000 की जॉब ही मिलती है। Meanwhile, in India, वो सैलरी सर, अरे दी तो थी, खर्च हो गई। सैलरी खर्च करी सर, वो 6 महीने पहले दी थी, इसलिए तुमको सैलरी देता नहीं हूँ मैं। ऑन द अदर हैंड दुबई में लोएस्ट अर्निंग क्लास को भी पर डे 80 दिरहम यानी कि 1600 से 1700 और ऑफिस में बैठकर काम करने वाली पॉपुलेशन को 21,500 AED यानी 4 लाख जितनी सैलरी मिलती है। अब मुझे बताया कि आप इसकी भी वजह पूछेंगे, तो भाइयों इसकी बड़ी वजह है क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। मतलब जैसा मैंने बताया, वहाँ 85% पॉपुलेशन दूसरे देशों से आकर बसी है जो अपने अपने फील्ड में हाईली क्वालिफाइड और हाईली एक्सपीरियंस्ड है। सो इसीलिए वहाँ लोगों की पे ज्यादा है। एंड सेकेंडली, वहाँ रहने वाले लोगों की एनुअल इनकम इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि वहाँ मौजूद पॉपुलेशन ऑलरेडी इंडिया के मिडिल क्लास से रिच है। तभी तो लोगों को ये जानकर हैरानी नहीं होती कि यूएई की टोटल वेल्थ का 83% सिर्फ दुबई और अबू धाबी ही होल्ड करते हैं। लेकिन दुबई के मिडिल क्लास से लेकर अपर क्लास के बीच में अमीर होने का एक सबसे बड़ा कारण और कुछ नहीं पर नो इनकम टैक्स रहा था। यस, जनवरी 1, 2018 में शुरू किए गए वैट टैक्स से पहले वहाँ किसी तरह का कोई टैक्स सिटीजंस को नहीं भरना पड़ता था। और वैट टैक्स और कुछ नहीं पर गुड्स पर लगने वाला टैक्स है, जिसे आप और मैं इंडिया में GST के नाम से जानते हैं। पर सिर्फ टैक्स बचाकर ही नहीं, और भी कई तरीके हैं जिसकी वजह से दुबई में रहने वालों की इनकम इंडियन मिडिल क्लास के मुकाबले ज्यादा है और ज्यादा जल्दी बढ़ती भी है, जिसके बारे में वीडियो में आगे बढ़ते बढ़ते आपको पता चलेगा। लेकिन एक चीज जो आपको अभी पता चल गई होगी वो ये है कि कमाई के मामले में दुबई ने बाजी मार ली है। और आपको याद तो होगा ही कि इंडिया के कैपिटल दिल्ली शहर में जहां 1,20,000 में एक इंसान जीता है, उससे 2 गुना ज्यादा यानी कि 3,64,178 लगाकर एक इंसान दुबई में रह पाता है। पर आज से कुछ डिकेड्स पहले दुबई का ये हाल नहीं था ना, तब वो जगह सिर्फ मछुआरों की तपती धूप में बसे गांव जैसी थी। लेकिन वहाँ के शेख ने अपने छोटे से शहर को समय से आगे चलने वाले देश का सपना देखा और उसके लिए हर मुमकिन कोशिश की। अब उनकी कोशिश कितनी कामयाब रही, इसका जवाब तो इसके वर्ल्ड्स 12th वेल्थिएस्ट सिटी होने से पता चलता है। और जब दुबई इतना महंगा है तो ऑफकोर्स वहाँ की चीजें भी उतनी ही महंगी होगी। एग्जाम्पल के लिए किसी भी जगह बसने के लिए सबसे जरूरी चीज यानी कि हाउसिंग की भी बात कर लेते हैं। दुबई में 1 बेडरूम अपार्टमेंट 5,431 AED पर मंथ
बोले तो 1 लाख में मिलता है, लेकिन ये 1 लाख का फटका तभी लगता है जब आप बुर्ज खलीफा, जिसे सिटी का सेंटर माना जाता है, उसके आसपास घर लेते हो। सिंपली कहा जाए तो आप जितने सिटी सेंटर से दूर जाते हो, घर की प्राइस उतनी ही कम होती जाती है। जैसे बुर्ज खलीफा से 1-2 घंटे की दूरी पर अगर आप 1 बेडरूम अपार्टमेंट लो तो उसकी कीमत मात्र 72,000 से 75,000 होगी। अब इसका मुकाबला अगर आप इंडिया से करो तो हमारे यहाँ आपको 1 बेडरूम 10,000 पर मंथ के रेंट से लेकर 30,000 पर मंथ में मिल जाएगा। और अगर आप सोच रहे हो कि दुबई और इंडिया के रेंट प्राइसेस में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है, तो दुबई में हाई रेंट होने की वजह है लिमिटेड इन्वेंट्री, हायर डिमांड फ्रॉम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और साथ ही रेजिडेंट्स प्रेफरेंस फॉर लार्जर स्पेस। एंड अकॉर्डिंग टू दुबईज इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स एस्टिमेशन है आने वाले वक्त में भी रेंट में इसी तरह का अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिलने वाला है। इसके कंपैरिजन में इंडिया के चीपर रेंट की वजह यह है कि यहाँ पर रेंट प्राइसेस प्रॉपर्टी प्राइसेस के प्रोपोर्शन में राइज नहीं होते। यही नहीं, इंडिया में प्रॉपर्टीज रेंट आउट करना ओनर्स के लिए रेंटल नॉर्म्स के चलते बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं होता, क्योंकि प्रॉपर्टी रेंट आउट करने पर इंडिया में टेनेंट्स को लैंडलॉर्ड से ज्यादा पावर मिलती है। बट दुबई का सीन ही उल्टा है। वहाँ प्रॉपर्टी की बाइंग एंड सेलिंग एक बिजनेस बन चुका है, क्योंकि एज वी ऑल नो दुबई ने खुद को डेवलप करने के लिए बहुत सारा लोन ले रखा है, जिसके चलते उनके बैंक्स में पैसे तक नहीं बचे हैं। और जब बैंक में नहीं है पैसा तो बैंक में पैसे रखने पर ROI कैसा? इसीलिए वहाँ लोग बैंक में पैसा जमा करके रखने की बजाय उसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इससे न सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी बढ़ती है पर हाई रेंट की वजह से उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट पर 6 to 10% ROI एज रेंट मिलता है। तो हुआ ना फायदे का बिजनेस। और घर के रेंट के अलावा अगर हम दूसरे सारे खर्चे और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कैसे भूल सकते हैं? सो रेंट के अलावा राशन की बात करें तो वहाँ आपको ग्रोसरी के लिए 25,000 से लेकर 30,000 खर्च करने पड़ सकते हैं। उस पर इलेक्ट्रिसिटी और पानी का बिल जो वहाँ साथ में आता है वो करीबन 12,000 से 20,000 जितना होता है। अगर टीवी पैकेज और इंटरनेट लगवा लिया तो उसके अलग से 6,000 से 20,000 भरने पड़ेंगे। इफ नॉट देन सेलफोन बिल से बचना तो नामुमकिन ही है, जो आपके यूजेज पर डिपेंड करता है। और इसके प्लान्स आपको 2,500 से लेकर 10,000 तक में मिल जाएंगे। एंड रही बात ट्रांसपोर्टेशन की, तो अगर आप AC बस स्टॉप वाली बसेस का इस्तेमाल करते हो तो आपको मंथली 6,000 का पास लेना होगा। लेकिन अगर आपके पास पैसे ज्यादा हैं तो आप टैक्सी या कार भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर सकते हो, जिसके लिए 10,000 से ज्यादा खर्च करने होंगे। एंड अगर इस सारे ही खर्चों का इंडिया में नापतोल किया जाए तो इंडिया में अच्छे से अच्छे क्वालिटी के राशन के लिए आपको 10,000 जितने ही खर्च करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल का एवरेज अमाउंट 500 से 1,000 होगा। टीवी पैकेज और इंटरनेट के 1,000 मान के चलो। और ट्रांसपोर्टेशन में तो बस, रिक्शा और ट्रेन सब की ट्रैवलिंग मिलाकर भी हिसाब से 2,000 से 3,000 ही जाएगा। यानी रेंट से लेकर ट्रांसपोर्टेशन और दूसरे खर्चों के मामले में इंडिया इज वे बेटर। अब रोटी, कपड़ा और मकान की बात तो हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एजुकेशन, जो आज से नहीं आदिकाल से ही इंसान के डेवलपमेंट का बिगेस्ट स्टेपिंग स्टोन रहा है। और इंडिया के यूथ को एजुकेशन देने के लिए पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही स्कूल जी जान लगा रहे हैं। ऐसे में जहाँ पब्लिक स्कूल में बच्चों से ना के बराबर पैसे लिए जाते हैं, वहीं स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर टीचर्स भी ना के बराबर ही होते हैं। एंड प्राइवेट स्कूल्स, वेल वहाँ आपको 1,500 से 3,000 इन्हीं चीजों के लिए तो भरने पड़ते हैं। पर दुबई के लोगों की इस बात में भी चांदी है। वहाँ नॉन UAE नेशनलिटी पॉपुलेशन को भले ही प्राइवेट पब्लिक स्कूल्स के लिए 30,000 से 40,000 भरना पड़ता हो, पर वहाँ रहने वाले दुबई के असल पब्लिक के लिए स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक का एजुकेशन फ्री है। मतलब वहाँ के UAE सिटीजनशिप वालों की तो चांदी चांदी है ना? यही नहीं, वहाँ गवर्नमेंट पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली लोगों को फ्री एजुकेशन के साथ फ्री हाउसेस भी दिए जाते हैं, जिससे लोग अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें और फिर दुबई को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। लेकिन ये सोचने की गलती से भी मत करना कि दुबई की गवर्नमेंट यहीं रुक जाएगी ना। दुबई के स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर के बारे में तो आपने सुन ही रखा होगा, और ये भी कि वहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी है, जिसके चलते कंपनीज तक अपने एम्प्लॉयज को इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं। एंड इफ आप चाहो तो आप खुद भी इंश्योरेंस ले सकते हो। वहाँ बेसिक प्लान्स में भी सर्जरी से लैब टेस्ट, फिजियोथेरेपी सेशंस, इमरजेंसी केयर वगैरह वगैरह कवर होता है। यही नहीं, प्रेग्नेंट वुमेन के केसेस में सारे टेस्ट विद डिलीवरी तो कवर होता ही है, लेकिन इसके साथ ही इंश्योर्ड को सिर्फ 10% ही पे करना होता है। और अगर इसके कंपैरिजन में इंडिया की बात करें तो इंडियन मिडिल क्लास पॉपुलेशन आधी नहीं ऑलमोस्ट पूरी ही इंश्योर्ड नहीं है, जिसकी एक बड़ी वजह हम इंडिया में इंश्योरेंस को मैंडेटरी नहीं रखना भी मान सकते हैं। यानी अगर सिटीजन को मदद करने वाली पॉलिसीज की बात करें तो इस बार भी दुबई ही जीतेगा, और दुबई की इस जीत के साथ ही अफसोस बट इंडिया के मिडिल क्लास लोगों की हार हो गई है। पर आपको क्या लगता है, इंडिया के लोग और इंडिया की गवर्नमेंट आखिर ऐसा क्या कर सकती है जिससे आने वाले टाइम में हमारा इंडिया इस हारीबाजी को जीत जाए? आपके जवाब और आपकी राय नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से मुड्रिक्स को एक बार चेकआउट करना ना भूलें। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।